सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 14 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क करना सबसे पहले तो इसको कि अभी हाल ही में विंबलडन ओपन में विमेन्स सिंगल का टाइटल किसने जीता है। तो आंसर होगा बारबोरा क्रेजिकोवा ने। तो इस साल का ये तीसरा ग्रैंड स्लैम है, आपको पता ही है, विंबलडन ओपन 2024, क्योंकि इससे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है, फ्रेंच ओपन हो चुका है, अब ये विंबलडन ओपन है और इसमें विमेन सिंगल की हम बात कर रहे हैं। तो इसको जीत लिया है बारबोरा क्रेजिकोवा ने। ये चेक रिपब्लिक के टेनिस प्लेयर हैं और यहां पे इन्होंने किसको हराया, जैस्मिन पाउलिनी को हराया जो कि इटली की टेनिस प्लेयर हैं। और बारबोरा क्रेजिकोवा से बात करें तो ये इनका दूसरा ग्रैंड स्लैम टाइटल है, क्योंकि इससे पहले भी इन्होंने एक बार 2021 में फ्रेंच ओपन में वुमेन सिंगल का टाइटल जीता था। इस बार विंबलडन ओपन में वुमेन सिंगल का टाइटल इन्होंने जीता है। ये चेक रिपब्लिक के प्लेयर हैं, इनके देश का नाम भी याद रखना। विंबलडन ओपन का अपन पढ़ रहे हैं, अभी यहाँ पे मेन सिंगल हुआ नहीं है, आजकल में हो जाएगा तो उसको भी हम पढ़ लेंगे। तो अभी आप विंबलडन ओपन में विमेन सिंगल का आ गया है, इसको याद रखना, बारबोरा क्रेजिकोवा का नाम याद रखना। बाकी इससे पहले जो दो हुए थे, ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन, वो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करते हैं तो इसमें मेन सिंगल किसने जीता था, जेनिक सिनर ने, वे इटली के हैं। वुमेन सिंगल जीता था आरेना सबालेंका ने, वो बेलारूस से हैं। और इसमें मेन से डबल वाला भी आपको याद रखना है, क्योंकि इसको एक भारतीय ने जीता, रोहन बोपन्ना ने, और उनके साथी थे मैथ्यू एब्डेन, वो ऑस्ट्रेलिया से हैं। तो इन दोनों ने मेंस डबल का खिताब जीता था ऑस्ट्रेलियन ओपन में। और उसके बाद अभी फ्रेंच ओपन हुआ था, उसमें वुमेन सिंगल का जीता ईगा स्विटेक ने, वो पोलैंड से हैं। और मेन सिंगल कार्लोस अल्काराज ने, ये स्पेन के हैं। और अभी विंबलडन ओपन में हमने अभी वुमेन्स वाला देख लिया, वुमेन सिंगल वाला, ये जीता किसने, बारबोरा क्रेजिकोवा ने। मेंस का अभी हो जाएगा एक आध दिन में, तब हम पढ़ लेंगे। और इस साल का फिर आखिरी रह जाएगा यूएस ओपन। देखो साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, टेनिस के टूर्नामेंट है, सबसे बड़े टूर्नामेंट है ये। यहां से एक और स्टैटिक प्रश्न बनता है कि कौन सा किस कोर्ट पे खेला जाता है। तो बड़ा सिंपल है, जो पहला और आखिरी वाला है यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन, ये हार्ड कोर्ट पे होता है। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे होता है और विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट पे होता है। अच्छा, टेनिस से संबंधित और भी प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, और ये वही वाले प्रश्न मैं रिवाइज करा रहा हूं जो हमने 2024 में पढ़े हैं। तो देखो एक बार, अभी जो इटालियन ओपन 2024 हुआ था, उसमें वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता था, ईगा स्विटेक ने ही, पोलैंड से है। और मेन सिंगल का अलेक्जेंडर जेवरेव ने, वो जर्मनी के हैं। अभी मैड्रिड ओपन 2024 हुआ था, उसमें भी वुमेन सिंगल का ईगा स्विटेक ने जीता और मेन सिंगल एंड्रेव रुब्लेव ने जीता, वो रशिया के हैं। मियामी ओपन 2024, इसमें मेंस डबल का हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारतीय ने जीता, कौन, रोहन बोपन्ना और उनके जोड़ीदार मैथ्यू एब्डेन। मैथ्यू एब्डेन मैंने आपको बता दिया, वो ऑस्ट्रेलिया से हैं। और ये भी याद रख लो, मोंटे कार्लो मास्टर्स में मैच जीतने वाले पहले भारतीय ये सुमित नांगल हैं। और अभी जो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 की घोषणा हुई थी, उसमें वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया था नोवाक जोकोविच को। नोवाक जोकोविच ये एक सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं। और वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर ये एटना बोनमाटी को चुना गया था, ये स्पेन की फुटबॉल प्लेयर हैं। और एक इन्फोसिस कंपनी है, अभी उसने 2 टेनिस खिलाड़ियों को ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर चुना था। एक तो राफेल नडाल जो कि स्पेन के हैं, राफेल नडाल को किंग ऑफ क्ले कोर्ट भी कहा जाता है, और ईगा स्विटेक जो कि पोलैंड के, इन दोनों को चुना था। उसके अलावा एक यूनाइटेड कप याद रखना, जिसका संबंध टेनिस से है, अभी 2024 वाला, ये सिडनी में हुआ था, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, और इसको जर्मनी ने जीता है पोलैंड को हरा करके। और टेनिस से संबंधित 2 कप भी याद रखना, डेविस कप और फेड कप। डेविस कप ये पुरुषों का टेनिस टूर्नामेंट होता है, इसको इटली ने जीत लिया ऑस्ट्रेलिया को हरा करके। और फेड कप जिसे बिली जीन किंग कप के नाम से जानते हैं अब, और ये महिलाओं का टेनिस टूर्नामेंट है, इसको भी कनाडा ने जीत लिया है इटली को हरा करके। उसके अलावा लिएंडर पेस और विजय अमृतराज का नाम भी याद रखना, अभी टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले पुरुष एशियाई खिलाड़ी ये बने थे। तो ये भी बातें ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है सारी। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय ये कहाँ पे खुलेगा। तो आंसर होगा झारखंड में। तो अभी झारखंड सरकार ने बताया कि वो रांची झारखंड में भारत के पूर्वी क्षेत्र की पहली
विश्वविद्यालय खोलने की योजना पर काम कर रही है, जो कि शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों के लिए होगा। कहाँ पे? रांची, झारखंड में। ये पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय होगा। और आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया था। बता सकते हो कहाँ पे? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। और इस सेंटर का नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे रखा गया था। अच्छा, वैसे देश का पहला दिव्यांग पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया था? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में। वैसे हम विश्व दिव्यांग दिवस, वर्ल्ड हैंडीकैप डे भी मनाते हैं 3 दिसंबर को। अच्छा, इसी तरह से कुछ और विश्वविद्यालयों से संबंधित प्रश्न आपके बनते हैं, मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। जैसे कि अगर पूछे भारत का पहला वन विश्वविद्यालय फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पे स्थापित होगा? तेलंगाना में। भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय, ये आपको अमेरिका में मिलेगा। और पश्चिम बंगाल का जो शांति निकेतन में जो विश्व भारती विश्वविद्यालय है, ये क्यों न्यूज में है? क्योंकि अभी यूनेस्को ने अमूर्त स्मारक का टैग दिया था इसको, और ये दुनिया में पहली बार है जब किसी मूर्त स्मारक को ये सम्मान मिला हो, तो इसे याद रखना। अभी मोदी जी ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का भी उद्घाटन किया था। और नालंदा यूनिवर्सिटी से 2-3 पॉइंट याद रख लो, जैसे कि इसकी स्थापना ये 427 ईस्वी में सम्राट कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना की थी, जो कि गुप्त राजवंश के शासक थे। ये दुनिया की पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी। 2016 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया था। और अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? नईमा खातून बनी है। और वैसे नालंदा यूनिवर्सिटी के चांसलर कौन है? अरविंद पनगड़िया हैं, जो भी 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी बने थे, तो ध्यान रखना ये। और इस प्रश्न में झारखंड की बात हुई थी ना, तो झारखंड के स्टैटिक क्या बनेंगे? कैपिटल रांची हो गई, मुख्यमंत्री अभी हेमंत सोरेन बन गए, और गवर्नर सीपी राधाकृष्णन। ये बातें ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2023-24 में कौन सा राज्य टॉप पर है? तो आंसर होगा केरल। तो अभी नीति आयोग ने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2023-24 जारी किया है, उसके अनुसार भारत का एसडीजी स्कोर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल स्कोर 2020-21 में 66 से बढ़कर के अभी 2023-24 में 71 हो गया है। तो गरीबी उन्मूलन, आर्थिक विकास और जलवायु कार्रवाई में हुई प्रगति के कारण इसमें सुधार देखा गया। वहीं अगर हम राज्यों में बात करते हैं, तो देखो राज्यों में उत्तराखंड और केरल 79 के स्कोर के साथ ये राज्यों में टॉप पर है। सेकंड पे तमिलनाडु है, तीसरे पे गोवा है। वहीं सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में बिहार टॉप पर है, 57 इसका स्कोर है। और यूनियन टेरिटरीज में अगर हम बात करते हैं तो पहले स्थान पे चंडीगढ़ है, मतलब सबसे अच्छा स्कोर इसका है। फिर जम्मू कश्मीर, फिर पुडुचेरी है। और ये रैंकिंग, ये स्कोर किस लिहाजा से दिया जा रहा है? मतलब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, कितने? 17 हैं, 2030 तक पूरे करने हैं। तो इनको अचीव करने में, इनको प्राप्त करने में कौन सा राज्य कितना काम कर रहा है, उसी बेसिस पे इनको स्कोर दिया गया, ये रैंकिंग दी गई है। नीति आयोग की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप में से कोई स्टूडेंट पहली बार क्रैक एग्जाम चैनल पे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो आपको बता दूं, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं 17 हैं, 2030 तक पूरे करने, ये तो आपको पता है। लेकिन प्रश्न यहां से बनते हैं कि कौन से नंबर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल किसकी बात करता है, इस तरह के प्रश्न बनते हैं। और इसको याद करने का एक ट्रिकी वीडियो मैंने बना दिया है, बहुत ही बेहतरीन ट्रिकी वीडियो है। एक बार अगर आप देख लेंगे एग्जाम में जाने से पहले, और वहां अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाता है तो आप उसको सही करके आ पाओगे। 10 से 15 मिनट का वो वीडियो देख लो, आपका 1 मार्क्स पक्का है एग्जाम में। तो वो वीडियो जरूर से देख लेना। सिंपल सा सर्च करना क्रैक एग्जाम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ट्रिक्स, वीडियो आपके सामने आ जाएगा। और पूरे यूट्यूब पे इससे बेहतर वीडियो आपको नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। चलो नीति आयोग की एक बार हम बात करते हैं। देखो आपको पता है, नीति आयोग इसे योजना आयोग के स्थान पे लाया गया था। 1 जनवरी 2015 को स्थापना होती, और फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अध्यक्ष भारत के जो प्रधानमंत्री वो होते हैं। उपाध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में डॉक्टर सुमन के बेरी हैं। पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। अभी वर्तमान में सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम है, और पहले सीईओ अमिताभ कांत थे। तो ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना को शुरू करने की घोषणा किसने की है? तो आंसर होगा राजस्थान। अभी राजस्थान में जो वित्त मंत्री हैं राजस्थान की, कौन? दिया कुमारी। अभी उन्होंने 10 जुलाई को यहाँ पे बजट पेश किया,
और उसी में इस योजना की घोषणा की गई कि भैया इसमें जो गाय हो गया, भैंस हो गया, भेड़, बकरी, इनके लिए 5-5 लाख रुपए का इंश्योरेंस किया जाएगा और इसके लिए 400 करोड़ रुपए खर्च होंगे और राज्य के 21 लाख लाभार्थियों को इसका फायदा मिलेगा। तो याद रखना, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना ये कहाँ पे शुरू होगी? तो आंसर होगा राजस्थान में। और मैं आपको बता दूं कि अभी 10 वर्षीय सड़क सुरक्षा अभियान शुरू करने वाला पहला राज्य भी ये राजस्थान बना है। अभी एनटीआर भरोसा पेंशन योजना किसने शुरू की थी? आंध्र प्रदेश ने। और रेशम उत्पादों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तराखंड बना है। अच्छा चलो आ जाओ, कुछ और इंपॉर्टेंट योजनाएं मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। अगर आपसे पूछे मिशन महिला सारथी पहल किसने शुरू की थी? उत्तर प्रदेश ने। सपनों का संचय जमा लिंक्ड ऋण योजना शुरू की हिमाचल प्रदेश ने। नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना महाराष्ट्र ने शुरू की। और कृषक उपहार योजना उत्तर प्रदेश ने। बिहार ने मिशन इन्वेस्टिगेशन @ 75 डेज नाम से एक मिशन शुरू किया, अभियान शुरू किया। उन्नत आरोग्य श्री योजना ये आंध्र प्रदेश ने शुरू की थी। और पश्चिम बंगाल ने ST/SC छात्रों के लिए योग्य श्री योजना शुरू की थी। जबकि ग्रामीण आवास न्याय योजना छत्तीसगढ़ ने और मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना उत्तर प्रदेश ने। उसके अलावा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला यूनियन टेरिटरी कौन सा बना? तो जम्मू कश्मीर। तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में 16वें वित्त आयोग ने किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया? तो आंसर होगा पूनम गुप्ता। तो 16वां वित्त आयोग का कार्यकाल, पहले तो ये याद रखो कब से कब तक का है, 2026 से लेकर 2031 तक का। और इसके अध्यक्ष बनाए गए अरविंद पनगड़िया। और इसके सचिव कौन बनाए गए थे? ऋत्विक रंजनम पांडे, उनका नाम भी याद रखना। और अभी 16वें वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन ने सलाह लेने के लिए 5 सदस्यीय एडवाइजरी काउंसिल का निर्माण किया है। किसकी अध्यक्षता में? पूनम गुप्ता की अध्यक्षता में। तो ये नाम याद रखना। वैसे हमने कहा 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए अरविंद पनगड़िया। 15वें वित्त आयोग के कौन है? NK सिंह, नंदकिशोर सिंह। और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? KC नियोगी थे। आपको याद होगा अभी परीक्षा में पारदर्शिता लाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? P राधाकृष्णन। NTA के लिए बनाई गई थी ये समिति। और अभी राष्ट्रीय लेखाओं के लिए आधार वर्ष तय करने के लिए विश्वनाथ होल्डर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। और आप जानते ही हो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के लिए कौन सी समिति बनी थी या किस समिति की सिफारिश पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाया गया? तो आंसर होगा कि कस्तूरी रंगन समिति। तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में नाबार्ड ने एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम ये कहाँ पे शुरू किया? तो आंसर होगा केरल में। नाबार्ड का मतलब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और इसने अपना पहला एकीकृत यानी कि इंटीग्रेटेड आदिवासी विकास कार्यक्रम ये शुरू किया है। कहाँ शुरू किया? केरल के कुल्थुपुझा ग्राम पंचायत में। उद्देश्य क्या है? अगले 5 सालों में आदिवासी परिवारों की आजीविका को बदलना, उनका विकास करना। किसने शुरू किया? नाबार्ड ने। नाबार्ड मैंने आपको फुल फॉर्म बताई, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इसकी स्थापना होती है 12 जुलाई 1982 1982 में। और किस समिति की सिफारिश पे? शिवरमन समिति की सिफारिश पे। मुख्यालय मुंबई में है और इसके हेड हैं KV शाह जी। वैसे हमारे जनजातीय मंत्री कौन है? तो ट्राइबल अफेयर्स मंत्री हमारे जुएल ओराम है, इनका नाम भी याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, देश का पहला वैज्ञानिक डीप ड्रिलिंग मिशन ये कहाँ पे शुरू किया जाएगा? तो आंसर होगा महाराष्ट्र में। तो डीप ड्रिलिंग मिशन, इसमें हम एक गहरा गड्ढा खोदेंगे। कितना गहरा? 6 किलोमीटर गहरा। क्यों खोद लेंगे और कहाँ पे खोदेंगे? तो क्यों का उत्तर ये हो जाएगा, मतलब इसका उद्देश्य क्या है? तो भूकंप की समझ को बेहतर करना। हमारे पास अभी तक ये अनुमान लगाने का कोई भी तरीका नहीं है कि भूकंप कब और कहाँ पे आएगा। तो इसी कारण से ये डीप ड्रिलिंग मिशन शुरू किया गया है। और कहाँ पे? महाराष्ट्र के कोयना क्षेत्र में। इस क्षेत्र में लगातार भूकंप आते रहते हैं, तो इसी कारण से इस क्षेत्र को चुना गया है। और कौन कर रहा है ये ड्रिलिंग? बोरहोल जियोफिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी ये कर रहा है। तो याद रखना, ये देश का पहला वैज्ञानिक डीप ड्रिलिंग मिशन है जो कहाँ पे शुरू होगा? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के कोयना क्षेत्र में। अच्छा, कोयना नदी ये किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की।
कृष्णा नदी पे आपको पता है कर्नाटक में एक बांध आपको मिलेगा, अलमाटी बांध। महाराष्ट्र में एक लोनार झील भी आपको मिलेगी जिसका रंग बदल जाता है, पिंक हो जाता है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में, याद रखना, ये अक्सर एग्जाम में आता है प्रश्न। और अभी महाराष्ट्र से आपने पढ़ा था कृषि राज्य पुरस्कार भी मिला था महाराष्ट्र को ही। अच्छा, इसी तरह से देश में और भी कई चीजें पहली बार हुई है, मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। जैसे कि उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर ये बना अयोध्या। भारत का पहला नंबरलेस क्रेडिट कार्ड ये लॉन्च किया था एक्सिस बैंक ने। सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला बरेली बना। भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा उदयपुर। भारत का पहला सोलर साइकिल ट्रैक बनेगा हैदराबाद में, जिसकी लंबाई 23 किलोमीटर है। देश का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया मसूरी उत्तराखंड में, और इसका नाम जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया। किस राज्य में भारत का पहला प्रकाश स्तंभ उत्सव मनाया गया? गोवा में। पहली बार दिव्यांगजनों का महाकुंभ ये कहाँ पे आयोजित किया गया? वाराणसी में। देश में पहली बार भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन कहाँ पे स्थापित किया गया? बेंगलुरु में। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ये विश्व का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ पे बनाएगा? लद्दाख में, लद्दाख के न्यूमा क्षेत्र में। तो ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको रिवाइज कराए, इनको भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में एलियन हंटिंग टेलीस्कोप, जिसको बोलेंगे हैबिटेबल वर्ल्ड्स ऑब्जर्वेटरी, इसको प्रक्षेपित करने की घोषणा किसने की है? मतलब लॉन्च कौन करेगा? तो आंसर होगा नासा। तो अभी नासा ने हैबिटेबल वर्ल्ड्स ऑब्जर्वेटरी का अनावरण किया है और 2040 में से ये लॉन्च करेगा। 2040 में लॉन्च होने वाला ये एक अत्याधुनिक एलियन हंटिंग टेलीस्कोप है। देखो, एलियन हम किसे बोलते हैं? किसी दूसरे ग्रह पर रहने वाले प्राणी को, जीव को, अगर ऐसा है, अगर वो है वास्तव में, तो उन्हें हम एलियन बोलते हैं। उनके लिए एलियन शब्द का प्रयोग करते हैं। आप ऐसे समझो ना, जैसे अमेरिका को हम क्या बोलते हैं? विदेश बोलते हैं, फॉरेन कंट्री बोलते हैं। वहाँ के नागरिकों को हम विदेशी नागरिक, फॉरेनर कहते हैं। उसी तरह से अमेरिका वाले भारत को क्या बोलते होंगे? ये एक फॉरेन कंट्री है। और भारतीयों को क्या बोलते होंगे? विदेशी नागरिक बोलते होंगे। उसी तरह से पृथ्वी के अलावा किसी और ग्रह पे अगर कोई जीव रहते हैं तो उनके लिए हम एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, एलियन। हो सकता है अगर रहते हो वास्तव में तो वो भी हमारे लिए एलियन कहते हो कि पृथ्वीवासी जो हैं वो एलियंस हैं उनके लिए। तो एलियंस का मतलब समझ में आया? एलियंस समझा रहा हूं मैं आपको। जो दूसरे ग्रह पर रहते हैं उनको एलियंस हम बोलते हैं। तो इस हैबिटेबल वर्ल्ड ऑब्जर्वेटरी को लॉन्च करने का उद्देश्य यही है, किसी दूसरे ग्रह पर एलियंस का पता लगाना। तो कौन लॉन्च करेगा? इसे नासा लॉन्च करेगा। और कब तक लॉन्च करने वाला है? 2040 तक। आपने अभी पढ़ा था सुनीता विलियम्स ये अभी बोइंग कंपनी के स्टार लाइनर यान में अंतरिक्ष में गई थी, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गई थी। नासा ने मैगलेन मिशन ये किस उपग्रह के अभी नासा ने मैगलेन मिशन किस ग्रह के लिए लॉन्च किया था? शुक्र ग्रह, वीनस के लिए। वीनस जिसे इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। और नासा का परसेवरेंस रोवर ये किस ग्रह से संबंधित है? मंगल, मार्स से। और हमारा जो चंद्रयान 3 था वो चांद के साउथ पोल पे गया था। जिस पॉइंट पे उतरा था उसको क्या नाम दिया हमने? शिव शक्ति पॉइंट। अगर चंद्रयान 2 के लिए पूछेंगे, जिस पॉइंट पे वो क्रैश हुआ था, गिरा था, उस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया? तिरंगा पॉइंट। उसी तरह से चंद्रयान 1 के लिए भी हमने नाम दिया जवाहर पॉइंट। नासा की बात हुई है। नासा मतलब नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना होती है 1958 में। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है और अध्यक्ष हैं यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासक हैं बिल नेल्सन। अच्छा, यूं बताओ भी नासा के आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 42वां देश कौन सा बना? स्लोवाकिया बना। उससे पहले 41वां पेरू बना था। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट और 6000 रन बनाने वाले दुनिया के तीसरे ऑलराउंडर कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा बेन स्टोक्स। तो इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान है बेन स्टोक्स, जो भी टेस्ट क्रिकेट में 6000 रन बनाने और 200 विकेट लेने वाले तीसरे ऑलराउंडर बन गए हैं। उन्होंने ये उपलब्धि अभी इंग्लैंड वेस्ट इंडीज के बीच पहले टेस्ट के दौरान हासिल की है। उनसे पहले साउथ अफ्रीका के जैक स्कालिस और वेस्ट इंडीज के गैरी सोबर्स ऐसा कर चुके हैं और तीसरे ये बन गए हैं। अच्छा, अभी जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, पुरुषों का वर्ल्ड कप हुआ था, उसकी बात कर लें थोड़ी सी। 2024 में आपको पता है नवा संस्करण था। कहाँ पे हुआ था वो? वेस्ट इंडीज और अमेरिका में। फाइनल में भारत जीत गया, साउथ अफ्रीका को हराया। मैन ऑफ द सीरीज जसप्रीत बुमराह रहे और लास्ट मैच में मैन ऑफ द मैच रहे विराट कोहली।
और T20 वर्ल्ड कप 2024 में लगातार 2 हैट्रिक लगाने वाले एकमात्र गेंदबाज बने थे कौन? पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया से हैं। चलो आप मुझे बताना, अभी जो T20 वर्ल्ड कप महिलाओं का होगा वो कहाँ पे होगा, बताइए। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में जेम्स एंडरसन ने संन्यास ले लिया है, वे किस देश के खिलाड़ी हैं? तो आंसर होगा इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के स्टार तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने अभी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। वे इससे पहले वनडे और T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट से भी संन्यास ले चुके हैं। और टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों में अगर बात करें तो पहले स्थान पे मुथैया मुरलीधरन श्रीलंका के हैं, 800 विकेट लिए। फिर ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉर्न 708 और तीसरे पे ये जेम्स एंडरसन हैं जो इनके इंग्लैंड से हैं, 704 विकेट इन्होंने लिए। और आप यूं भी कह सकते हो दुनिया का एकमात्र तेज गेंदबाज कौन है जिसने टेस्ट मैचों में 40,000 से ज्यादा वैध गेंदें फेंकी है, जो मतलब बिल्कुल सही गेंदें हैं, तो वो यही है जेम्स एंडरसन। और अपने पूरे टेस्ट करियर में सर्वाधिक रन देने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है, 18,627 रन इन्होंने दिए। तो जेम्स एंडरसन का नाम याद रखेंगे, संन्यास ले लिया है, अभी टेस्ट क्रिकेट से इन्होंने, इंग्लैंड के हैं। तो गाइस ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। बाकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम पे मिल जाएगी आपको, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो यहाँ पे हम 13 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर रहे हैं। पहला प्रश्न पूछा अभी सरकार ने किस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित किया? 25 जून। फिर पूछा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बन गए? गुरमीत सिंह संधावालिया। फिर पूछा पिच ब्लैक अभ्यास का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? ऑस्ट्रेलिया में। और दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ पे बनाया जा रहा है? बिहार में। अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस अभी हमने 12 जुलाई को मनाया। बागवानी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 किसे मिला? नागालैंड को। विश्व का पहला वॉइस असिस्टेंट मोशी ये किस देश की एआई कंपनी ने लॉन्च किया? फ्रांस। और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद का 132वां सत्र कहाँ पे हुआ? लंदन में। और बर्लेस्टिक 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास ये कहाँ पे हुआ? कजाकिस्तान। और आखिरी प्रश्न पूछा कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी वर्ल्ड प्रोस्पेक्ट्स 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत की आबादी में 2060 के बाद कितने प्रतिशत की कमी आएगी? तो आंसर होगा 12%। तो चलो अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन भी एंड करते हैं। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा था ये बुक है जस्ट अ मर्सिनरी, इसको किसने लिखा है? तो आंसर होगा डी सुब्बा राव ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।